हेलो फ्रेंड्स, मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं वन बाय वन सभी थिंकर को कवर कर रहा हूँ। तो आज का जो थिंकर है वो है अरस्तु एरिस्टोटल। तो हम इसमें एरिस्टोटल के संपूर्ण राजनीतिक विचार के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन परिचय, उन पर किन किन लोगों का प्रभाव था और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो परिचय के बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। प्लेटो के महानतम शिष्य के साथ साथ सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के जो फादर है वो है प्लेटो। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या है, जो बुक्स लिखी थी द पॉलिटिक्स, ठीक है, उसमें क्या है, उस समय के जो एथेंस के जो छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके क्या है, पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो जिसके कारण कि इन्हें क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जनक भी कहते हैं। तो उन्होंने अनुवर्ती देशों के राजनीतिक विचारकों पर गहरा प्रभाव डाला। वे पहले व्यवहारिक विचारक थे जिन्होंने सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों को अपने निष्कर्ष का आधार बनाया और विषय के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्हें तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो जो एरिस्टोटल है उन्हें क्या है, व्यवहारिक विचारक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो आगमनात्मक पद्धति है उसका प्रयोग करके, ठीक है, जो तथ्य है और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो साइंटिफिक मेथड यूज करके क्या है, सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी इन्हें जनक कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि अरस्तु पर किन किन विद्वानों का प्रभाव था। तो प्रारंभिक जो जीवन है, अरस्तु अपने पिता निकोमाचस से बहुत प्रभावित थे, जो मैसेडोन के राजा के चिकित्सक थे। ठीक है, तो इसलिए शुरू से ही अरस्तु ने समस्या के प्रति विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, साइंटिफिक मेथड्स अप्रोच विकसित किया। राज्य और जीव और अंगों के साथ व्यक्तियों की बार बार तुलना मुख्य रूप से उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण है। तो क्या है, उनके जो पिता थे वो क्या है, चिकित्सक थे मैसेडोन के राजा के। तो वहाँ से क्या है, उन्हें क्या है, ये सीख मिली कि हर एक समस्या का क्या है, एनालिटिकली अप्रोच से उसको देखना और साइंटिफिक अप्रोच से उसको स्टडी करना। तो एथेंस में अराजकता, तो एथेंस में प्रचलित अराजकता ने अरस्तु के विचार को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिसकी बात मैं प्लेटो के उसमें भी कर रहा था। प्लेटो भी जो एथेंस की जो उस समय की शासन प्रणाली है उससे प्रभावित हुए। अरस्तु यह मानते थे कि उनके समय में कार्यों में अवैधता, अराजकता और अशांति की स्थिति असल में शासकों को यथार्थवादी होने के बजाय आदर्शवादी होने के कारण थी। तो एथेंस में जो अव्यवस्था थी, ठीक है, अराजकता थी, अशांति की जो स्थिति है, उसके पीछे जो एरिस्टोटल है वो मेन रीजन बताते हैं कि वहाँ के जो राजा थे वो क्या है, आदर्शवादी थे, ना कि यथार्थवादी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ की जो स्थिति है ऐसी थी। अब हम प्लेटो का प्रभाव देखेंगे अरस्तु पर। तो अरस्तु कई मायनों में प्लेटो के कृतज्ञ है। प्रोफेसर फोस्टर के अनुसार अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में सबसे बड़े हैं। तो अरस्तु पर प्लेटो के प्रभाव का निम्नलिखित विचारों में स्पष्ट होता है। तो मनुष्य प्रकृति से सामाजिक है और यह एक संबंध जीवन जीना चाहते हैं। समाज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। तो एक तो इनमें इससे प्रभावित थे एरिस्टोटल प्लेटो के इन विचार से कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। लोकतंत्र सरकार का आदर्श शुभ नहीं है। तो इनमें भी इस विषय को लेकर भी क्या है, दोनों में सहमति थी। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की नैतिक पूर्णता के लिए होता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है एरिस्टोटल से कि ये किसकी कोटेशन है या किसने कहा है कि जो राज्य का जो अस्तित्व होता है मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए होता है और अच्छे जीवन तक बना रहता है। तो ये अरस्तु की कोटेशन है। ठीक है, तो इस पे भी दोनों की सहमति थी। फोर्थ है, व्यक्ति और राज्य के बीच कोई भी विरोधाभास नहीं है। गुलामी जरूरी है ताकि नागरिक मानसिक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो दास प्रथा को भी दोनों जो विद्वान हैं इन्होंने उचित माना है। ठीक है, तो ये जो विशेषता थी वो थी जिसमें इन दोनों की सहमति है या प्लेटो से प्रभावित थे अरस्तु इन विषयों के रिगार्डिंग। अब प्लेटो और अरस्तु के बीच मतभेद किन किन विषयों को लेकर थे ये जान लेते हैं। तो प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे, ठीक है, जबकि अरस्तु क्या है, यथार्थवादी विचारक थे। प्लेटो ने सामान्य से विशेष की ओर एक दर्शन का निर्माण किया, अरस्तु ने विशेष से सामान्य की ओर दर्शन का को प्रस्तावित किया। तो ये मैंने प्लेटो के
वीडियो में जब कवर कर रहा था तो वहाँ अच्छे से मैंने कवर किया है कि सामान्य से विशेष की ओर जो निगमनात्मक पद्धति क्या होती है और विशेष से सामान्य की और जाने वाली जो आगमनात्मक मेथड है, ठीक है, डिडक्टिव मेथड है, वो क्या होता है। तो इससे इसके बीच भी क्या है मतभेद था मेथड्स को लेकर इन दोनों विद्वानों के बीच। नेक्स्ट जो डिफरेंस थे इनमें वो थे, अरस्तु पत्नियों के साम्यवाद की प्लेटो की धारणा से सहमत नहीं थे। तो जो प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की बात की है तो उससे सहमत नहीं थे एरिस्टोटल। वो परिवार की संस्था के महत्व को बताते हैं। उनके अनुसार इस संस्था को समाप्त करने से वैमनस्य पैदा होगा, ठीक है। तो प्लेटो क्या है निजी संपत्ति और परिवार की जो संस्था है उसको समाप्त करके क्या है उससे उसको सार्वजनिक करते हैं, जिसका कि एरिस्टोटल आलोचना करते हैं। उससे क्या है समाज में वैमनस्य पैदा हो जाएगा, स्वार्थ पैदा हो जाएगा। अब हम अरस्तु के क्या है महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी निकोमेचियन एथिक्स, जो कि उन्होंने 350 ईसा पूर्व में लिखी थी। इसमें यह क्या है, यहाँ अरस्तु कहता है कि मनुष्य तभी खुश हो सकते हैं जब वह अपने मूल कार्य को पूरा करते हो, ठीक है, अर्थात अपने मानव स्वभाव की क्षमता को एक उत्कृष्ट तरीके से पूरा करें। उन्होंने एक नीति में अच्छी तरह से रहने के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों की खोज की है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा, तो 350 ईसा पूर्व में ये भी लिखी गई थी। तो इसमें अरस्तु प्लेटो के रूपों के सिद्धांत को खारिज करता है और मेटाफिजिक्स में योग्य होने के अध्ययन की विशेषता है, विशेष रूप से इस या उस तरह के बजाय सामान्य रूप से होना चाहिए। जो नेक्स्ट है उनकी जो बुक है वह है पॉलिटिक्स, राजनीति। तो ये बहुत ही फेमस लेखन है अरस्तु का। राजनीति अरस्तु का सबसे प्रभावशाली और गहरा लेखन है। वह नागरिकों के सदाचारी जीवन को लाने में राजनीति और राजनीतिक समुदाय की भूमिका का वर्णन करते हैं। वह पॉलिस या शहर को काइनोनिया या राजनीतिक संघ के रूप में परिभाषित करते हैं। तो पॉलिटिक्स ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी, जिसमें उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है भौतिकी, साहित्य शास्त्र, आत्मा पर और यूडेमिनियन एथिक्स। तो ये इनकी रचनाएं थी। अब हम एक विचारक के रूप में अरस्तु का परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। अरस्तु क्या है व्यवहारिक ज्ञान के विचारक थे, तो ये हमने अभी डिस्कस किया। उनके अनुसार सुशासन के लिए विशेष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है वो है व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। तो व्यवहारिक ज्ञान वो बहुत ही जरूरी मानते हैं। अरस्तु के लिए शासन के लिए विचारों की दुनिया में बुद्धिमान होने की बजाय सांसारिक बुद्धिमान होना महत्वपूर्ण है। अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक भी है। रूढ़िवादी क्यों है? क्योंकि जो संस्थाएं पहले से बनी हुई है तो वो एज इट इज़ उसमें क्या है कुछ एक सुधार करके उसमें उसको बेहतर करना चाहते हैं, ना कि उसमें कम्प्लीटली चेंज चाहते हैं या उसकी जगह कोई नया इंस्टीट्यूशन बने। तो इसलिए हम उन्हें क्या है रूढ़िवादी विचारक भी कहते हैं। वह ऐसी कोई संस्था नहीं रखना चाहते जो मौजूदा राजनीति अनुभव के अनुरूप ना हो, ठीक है, जिसका हमें अनुभव ना हो। तो मौजूदा संस्था को ख़त्म करने के बजाय वह मौजूदा संस्था को दुरुस्त करने का सुझाव देते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए क्या है इन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। अरस्तु एक प्रकार्यवादी यानी कि फंक्शनलिस्ट थिंकर है। वह संस्था की कार्यात्मक उपयोगिता में विश्वास करते हैं। वह संस्थाओं को उपयोगितावादी नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो संस्था जो इंस्टीट्यूशन है उसके फंक्शन पे वो क्या है अधिक जोर देते हैं, बल देते हैं, ठीक है, और उसे क्या है उपयोगितावादी नज़रिए से देखते हैं कि उसकी महत्वता है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन है उसके फंक्शन की अत्यधिक महत्वता है, उस अप्रोच से उसको देखते हैं इंस्टीट्यूशन को। उनका मानना है कि स्वर्णिम का अर्थ है कि एक स्वर्णिम नियम। वह अतिवादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते बल्कि संतुलन का समर्थन करते। तो वो बोलते हैं कि हमें किसी भी विचार या के संबंध में अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना है, ठीक है। हमने क्या है मध्यम मार्ग अपनाना है, ना ज़्यादा उसका फेवर करना है, ना ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म करना है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, तो उसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमने खुद को क्या है मध्यम में रखना है, ठीक है, ना तो उसकी और ज़्यादा जाना है, ना ही उसकी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना है। तो मध्यम मार्ग, ठीक है, वो उसकी बात करते हैं। अरस्तु टेलीलॉजी भाग्य का स्कूल में विश्वास करता है। तदनुसार प्रकृति में हर किसी के लिए एक निश्चित डिजाइन है। प्रकृति ने हमारी मंजिल तय की है और हम सभी उसी की ओर बढ़ते हैं। अब हम अरस्तु के राजनीतिक विचार के प्रमुख विषय जानेंगे। तो राज्य का सिद्धांत,
तो अरस्तु सुकरात परंपरा से संबंधित है। अपने गुरु प्लेटो की तरह उन्होंने राज्य के महत्व की स्थापना की, ठीक है, कि राज्य का बहुत ही महत्व है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाव से क्या है, राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। तो ये कई बारी अलग अलग एग्जाम में, नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि मनुष्य क्या है, राजनीतिक प्राणी है। तो ये कहा है अरस्तु ने, ठीक है। प्रकृति ने मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं बनाया है। मनुष्य अपनी आवश्यकता को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, कि मनुष्य क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। वो क्या है, दूसरों पर निर्भर रहता है किसी न किसी आवश्यकता को लेकर। हम राज्य की संस्था के बिना पूर्ण जीवन नहीं जी सकते। इस प्रकार राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना व्यक्ति की नियति है। तो अरस्तु की एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि राज्य के बगैर दो ही व्यक्ति रह सकते हैं, या तो वो पशु हो, ठीक है, या वो भगवान हो, ठीक है। अगर वो दोनों नहीं है तो क्या है, राज्य के बिना वो नहीं रह सकता। तो वो उन्होंने कहा है। आगे हम उनकी कोटेशन के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के बिना रहने के लिए हमें जंगली या भगवान जैसे अलौकिक गुणों धारण करने की आवश्यकता है, लेकिन अन्य कारणों से राज्य आवश्यक है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि राज्य क्या है, बहुत ही आवश्यक है। राज्य क्या है, मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन तक बना रहता है। तो ये भी फेमस कोटेशन है राज्य के संदर्भ में एरिस्टोटल की। चूँकि राज्य हमारी आवश्यकता को सबसे अधिक पूरा करता है, यह सभी संघों में सबसे बड़ा है, तो राज्य को क्या है, वो महत्व देते हैं। वो बोलते हैं कि राज्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। राज्य में रहकर ही हम सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। काल क्रम से मनुष्य राज्य से पहले हो सकता है, लेकिन तार्किक रूप से राज्य मनुष्य से पहले। तो ये भी कई बारी पूछा गया है एग्जाम में कि ये कौन बताता है कि जो राज्य है वो मनुष्य से पहले। तो अरस्तु बोलते हैं कि अगर हम काल क्रम में देखें तो सबसे पहले मनुष्य आया, उसके बाद क्या है, राज्य आया। लेकिन अगर हम तार्किक अप्रोच से देखें, ठीक है, दृष्टिकोण से देखें, तो क्या है, राज्य पहले आया और व्यक्ति बाद में आता है, ठीक है। क्योंकि वो बोलते हैं कि राज्य तो पहले भी थे ये, ठीक है, ये टेरिटरी ये सब हमने डिसाइड नहीं की थी, लेकिन था तो था, ठीक है। तो क्या है, अगर हम देखें तो तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो राज्य पहले आता है और व्यक्ति बाद में। तो ये कई बारी नेट में क्वेश्चन बना है यहाँ से। अरस्तु के अनुसार राज्य एक परिवार नहीं बल्कि परिवारों का एक परिवार है। राज्य विविधता में एकता है। राज्य के भीतर विभिन्न हित है और हमें विभिन्न हितों के बीच संतुलन को प्राप्त करना है। तो राज्य का सिद्धांत क्या है, वो राज्य को बहुत ही महत्व देते हैं। वो बोलते हैं कि राज्य के अंदर ही हम सभी इच्छाओं का की पूर्ति कर सकते हैं। राज्य के बाहर क्या है, या तो हम भगवान हो सकते हैं या जानवर, तो वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये राज्य का सिद्धांत हमने पढ़ा एरिस्टोटल का। अब हम नागरिकता का सिद्धांत देखते हैं। तो नागरिकता के बारे में अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु कर्तव्य के साथ नागरिकता की साम्यता बताते हैं। उनके अनुसार नागरिकता का अर्थ होता है राज्य के कार्यों में भाग लेने का कर्तव्य। तो अरस्तु क्या है, उन्हें ही नागरिक कहता है या नागरिकता प्रदान करता है जो राज्य के कार्य में भाग लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो नागरिक कौन है। तो अरस्तु कहता है केवल वयस्क पुरुष स्वामित्व वर्ग से संबंधित है। नागरिकों का कर्तव्य क्या है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना, ठीक है, वही नागरिक है। नागरिक कौन नहीं और क्यों, तो महिलाएं क्या है, वो नागरिक नहीं है या नागरिकता उन्हें प्रदान नहीं करता। महिलाएं घरेलू काम में लीन है और इसलिए राज्य के मामलों में भाग लेने के लिए समय नहीं दे सकती, इसलिए क्या है, वो नागरिक नहीं है, हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। दूसरा वो बोलते हैं कि वृद्ध जो व्यक्ति है, ठीक है, वो शारीरिक बाधा के कारण हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे। बच्चे तो अपर्याप्त परिपक्वता की कमी उनमें होती है, तो इसलिए वो भी नागरिक के उसमें शामिल नहीं होंगे। गुलाम, तो जो गुलाम हो गए, ठीक है, वो बोलते हैं कि उसमें क्या है, अल्प विवेक होता है, ठीक है, इसके कारण क्या है, हम गुलामों को भी नागरिकता नहीं देंगे। तो नागरिक किसे मानता है, वो जो राज्य के कार्य में भाग ले सके या कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें वो नागरिकता देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम गुलामी का सिद्धांत समझ लेते हैं एरिस्टोटल का। तो अरस्तु के अनुसार गुलामी प्राकृतिक है और गुलामी उपयोगी है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति कम विवेकी है, ठीक है, वो क्या है, गुलाम होना जरूरी है, उसका गुलाम होना जरूरी है, उपयोगी है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अरस्तु गुलामी को कार्यात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है। वे दासों को दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। कानून द्वारा गुलाम जो युद्धबंदी होते हैं, ठीक है, जब युद्ध होता है और उसमें किसी जो देश है उसके सैनिकों की हार होती है, तो फिर वो क्या है, गुलाम बन जाते हैं, ठीक है, बंदी बन जाते हैं। तो एक तो वो गुलाम हुए, ठीक है। दूसरे होते हैं प्राकृतिक द्वारा गुलाम। तो प्राकृतिक रूप से गुलाम वो किसे कहते हैं, कि प्रकृति से गुलाम कौन है, तो जिसके पास निर्णय
की क्षमता नहीं है, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, ठीक है, वो कम है, ठीक है, अविवेकी है, कम विकसित, कम विवेकी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। जो लिए गए निर्णय के परिणामों पर खरे नहीं उतर सकते, तो उन्होंने क्या है, प्राकृतिक गुलाम कहा है। गुलामी का उनका सिद्धांत प्रकृति के दास के बारे में है। उनके अनुसार प्रकृति ने दो प्रकार के व्यक्ति बनाए हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं जो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ठीक है। तो जो लोग मानसिक रूप से मजबूत है उन्हें शासक होना चाहिए, ठीक है। जो जिसके पास तर्क शक्ति अधिक है, विवेकशील है, ठीक है, बुद्धिमान है, वो क्या है, शासक होना चाहिए। और जो शारीरिक रूप से मजबूत है उन्हें क्या है, उत्पादक होना चाहिए या फिर गुलाम होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जिसके पास कम बुद्धि है वो क्या है, गुलाम होना चाहिए या उत्पादक वर्ग होना चाहिए। शासक वर्ग के गुण है, तो शासक वर्ग में क्या गुण हो गए, एक तो संयम होगा, दूसरा साहस होगा। अरस्तु कहते हैं गुलामी की संस्था गुलामों के लिए उपयोगी है, ठीक है। वो बोलते हैं कि जब वो शासक वर्ग के साथ रहेंगे तो वो भी क्या है, सीख जाएंगे, उनमें विवेक जागृत होगा, और जैसे ही उनके अंदर विवेक की जागृति होगी तो उन्हें क्या है, गुलाम हम नहीं रखेंगे, उसके बाद उन्हें क्या है, स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये भी ये बात करते हैं। अच्छे स्वामी के संगत में रहने पर दास के सद्गुणों का विकास करने का अवसर मिलता है, तो ये बात अपने याद रखनी है। अरस्तु का सुझाव है कि स्वामी द्वारा दास के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और यदि वह सद्गुणों को विकसित करता है तो उसे स्वामी द्वारा मुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात अभी मैंने कही कि अगर उसमें क्या है, सद्गुण का विकास होता है तो क्या है, जो स्वामी है उसके द्वारा उसे मुक्त कर देना चाहिए। अरस्तु राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए गुलामी की संस्था के लाभ की भी व्याख्या करता है, ठीक है, कि जरूरी भी है, ठीक है, आर्थिक रूप से भी जरूरी है, क्योंकि जो जिसके अंदर विवेकशील व्यक्ति है वो शासक का काम करेगा, और शासक का काम तभी करेगा जब वो क्या है, जो उसका अन्य काम है, ठीक है, शारीरिक काम, वो गुलाम उसका करेगा। तो अरस्तु के अनुसार चूंकि दास शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लंबे समय तक काम कर सकते हैं, इसलिए स्वामियों को राज्य के मामले में गुणवत्तापूर्ण भागीदारी के लिए समय मिलता है। तो दास प्रथा के सिद्धांत को हमने समझा, ठीक है। दो प्रकार के दासों की बात करते हैं, एक युद्धबंदी द्वारा जो दास बनाए गए हैं, दूसरा प्राकृतिक रूप से। वो बोलता है प्राकृतिक रूप से दास होना जरूरी है, क्योंकि उनका वो क्या है, अल्प विकसित होते हैं या अल्प विवेकी होते हैं, तो जैसे ही उनके अंदर विवेक की जागृति हो जाएगी तो उसे क्या है, मुक्त कर देंगे। तो ये था उनके दास संबंधी सिद्धांत। अब हम संपत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं। तो अरस्तु अपने संपत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हैं, ठीक है। तो प्लेटो बोलते थे कि संपत्ति का क्या होगा, वो सार्वजनिक होगी ना कि निजी, तो उसकी वो आलोचना करते हैं। वह संपत्ति की संस्था को कार्यात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार संपत्ति कई गुणों का स्रोत है, इसलिए वो निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने के समर्थक नहीं थे, ठीक है। साथ ही अरस्तु संपत्ति के नकारात्मक पहलू से अवगत है, और इसलिए उसने इससे निपटने के लिए सुझाव देते हैं कि अरस्तु संपत्ति को दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, एक चेतन दास और निर्जीव भौतिक स्वामित्व। तो दो प्रकार की संपत्ति वो बोलते हैं, एक तो आपके पास जितने दास हो गए तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है, दूसरी भौतिक वस्तु है, ठीक है, जैसे धन है, मकान है, ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक चीज़ें। तो वे संपत्ति दो प्रकार की बताते हैं। वो संपत्ति की तीन प्रणालियों के बारे में बात करते हैं, सामान्य स्वामित्व, सामान्य उपभोग। इस प्रणाली को वो अस्वीकार करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नेट में आया था, सामान्य स्वामित्व, व्यक्तिगत उपभोग, तो इस प्रणाली को भी वो अस्वीकार करते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व और सामान्य उपभोग, इस प्रणाली का वो समर्थन करते हैं। तो है क्या ये कि व्यक्तिगत रूप से क्या है, जो संपत्ति हमने क्या है अपने श्रम से कमाई है, ठीक है, तो वे उस संपत्ति का सामान्य उपयोग होना चाहिए, ठीक है, और इस प्रणाली का समर्थन करते हैं। तो दूसरा है सामान्य स्वामित्व, जिसका सभी ऐसी संपत्ति जिस पर सभी का क्या है, स्वामित्व है। सामान्य उपभोग, तो इस प्रकार से सामान्य उपभोग उसका नहीं कर सकते। बात मानो एक चीज़ है उस पर 10 लोगों का अधिकार है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी कोई अगर नाराज हुआ, कोई कुछ आलोचना या कुछ किसी के मतभेद हुए आपस में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही टफ है, तो उसको वो क्या है, नेग्लेक्ट करते हैं। फिर बोलते हैं सामान्य स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों की संपत्ति थी, एग्जाम्पल दिया हमने 10 लोगों की एक चीज़ थी, और उसका जो उपभोग है वो एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है, एक जो संपत्ति है, चीज़ है, उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, और वो भी वो श्रम के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा वो कमाई गई चीज़ होनी चाहिए, और उसका वो सामान्य उपभोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी प्रणाली है। तो ये नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। वह व्यक्तिगत स्वामित्व के लाभों के बारे में बताते हैं, ठीक है।
तो व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, प्रेरणा उसमें होनी चाहिए, ठीक है, जिस काम को वो प्रेरणा मोटिवेट से करता हो, आत्मसम्मान उसमें होना चाहिए और उत्पादकता उसमें होनी चाहिए, ठीक है, उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डिक्रीज होता गया उसका जो उत्पादन है, पहले 10 या 1 क्विंटल थी, उसके बाद कम कम होते होते गया, ठीक है, उसमें उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। आम उपयोग, ठीक है, चूंकि निजी संपत्ति की संस्था लोगों के बीच असमानता पैदा कर सकती है, अरस्तु का सुझाव है कि लोगों को राज्य के लिए अपनी आय का हिस्सा योगदान करना चाहिए। राज्य इस आय से गरीबों की देखभाल कर सकता है, इसलिए अरस्तु अत्यधिक धन जमा करने के खिलाफ है। तो अरस्तु ये भी बोलता है कि आम उपयोग होना चाहिए, तो जितनी संपत्ति आपको जरूरी है उतनी तो आपको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर आय से ज़्यादा आपकी संपत्ति आपके पास है तो उसको क्या है, राज्य को दान कर देनी चाहिए। और राज्य क्या है, जो गरीब है, पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उसको क्या है, वो संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो अत्यधिक धन जमा करने के भी क्या है, एरिस्टोटल खिलाफ थे। तो ये हमने संपत्ति के सिद्धांत को समझा एरिस्टोटल के। अब हम न्याय के सिद्धांत को समझते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो अरस्तु 2 स्तरों प्रकारों पर न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, दूसरा है सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो समाज में वस्तुएं सेवाओं का वितरण कैसा होगा, किस प्रकार से होना चाहिए। वो बोलते हैं कि योग्यता के अनुसार क्या है, जो देश के संसाधन है, सेवाएं है, उसका वितरण होना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी योग्यताएं रखता है उसको वे कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। सेकंड है सुधारात्मक न्याय या संशोधनात्मक न्याय। वो बोलते हैं कि जो राज्य के जो रूल एंड रेगुलेशन है, नियम और कानून बने हुए हैं, जो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, ठीक है, उसे न्याय मिलना चाहिए, या उसे राज्य उसके कामों पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उन नियम और कानून को तोड़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उसे क्या है, दंड दिया जाना चाहिए, राज्य के द्वारा दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अरस्तु के न्याय का सिद्धांत अनुपातिक न्याय के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अनुपात, जो जिस अनुपात में योग्य होगा, ठीक है, जो जितना योग्य व्यक्ति होगा उसे उस प्रकार की सर्विस देनी चाहिए। वितरणात्मक न्याय में संसाधनों, पदों आदि का वितरण शामिल है, ठीक है, वो कैसे होगा, योग्यता के आधार पर। सुधारात्मक न्याय एक दूसरे को किए गए नुकसान की सीमा पर आधारित होता है, इसमें मुख्य रूप से शिकायतों का निवारण शामिल है। अरस्तु अनुपात का सिद्धांत समाज में व्यक्तियों के योगदान के अनुपात में पुरस्कार प्रतिपादित करते हैं, ठीक है। तो ये हमने न्याय का सिद्धांत समझा अरस्तु का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत। अरस्तु का समानता का सिद्धांत उनके न्याय के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अरस्तु का मानना है कि क्रांति का मूल कारण असमानता है, वास्तविक या काल्पनिक है। समानता के मापदंड, तो समान रूप से समानता का व्यवहार करना, ठीक है, और असमान रूप से असमानता व्यवहार करना। अरस्तु एक मेरिटोक्रेटिक, जहाँ शक्ति प्रतिभाशाली व्यक्तियों के हाथ में हो, समाज का समर्थन करते हैं। समानता के उनके सिद्धांत की समानता उनके गुलामी के सिद्धांत के समान है। उनके अनुसार जिनके पास संयम और साहस है उन्हें स्वामी होना चाहिए, और जिनके पास इनकी कमी है उन्हें गुलाम होना चाहिए। तो जो समानता का सिद्धांत है वो क्या है उनका, कि जो जिसके योग्य हो वो उस प्रकार से ट्रीटमेंट होनी चाहिए एक स्टेट की ओर से, ठीक है, राज्य की ओर से। जैसे यदि कोई व्यक्ति विवेकशील है, ठीक है, तो उसे क्या है, कानून की उसमें भाग लेना चाहिए, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में या राज्य के कार्य में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन जिसके पास इसकी कमी है उसे वो गुलाम भी होना चाहिए, ठीक है। वो इस प्रकार की समानता की बात करते हैं। तो समान रूप से समानता का व्यवहार और असमान रूप से असमानता का व्यवहार। स्वामी और दास दोनों को समान माना जाना अयोग्य होगा, ठीक है, अन्याय होगा, सॉरी, ठीक है। वो बोलते हैं कि जैसे स्वामी, जिसके पास विवेक है वो स्वामी होना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है, और जिसके पास विवेक नहीं है वो दास भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अरस्तु अलग अलग प्रतिफलों का समर्थन करते हैं। तो समानता का सिद्धांत हमने समझा। अब हम संविधान का सिद्धांत समझ लेते हैं, ठीक है। तो अरस्तु 3 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करता है। तो अरस्तु संविधान राज्य और सरकार का उपयोग विनिमयशीलता के दृष्टिकोण से करते हैं। संविधान के प्रकार 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने निम्नलिखित वर्गीकरण दिया, ठीक है। तो वे दिया, सबसे पहले शासक वर्ग की संख्या, ठीक है। तो अगर ये एक व्यक्ति, ठीक है, शासन करता है और सामान्य रूप से लोगों के हित में करता है, ठीक है, तो वो राजतंत्र को सबसे अच्छी बेस्ट शासन प्रणाली बताते हैं, ठीक है।
यदि एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य हित में, लोगों के हित में कार्य करता है तो राजतंत्र क्या है, सबसे अच्छा रूप है। लेकिन अगर वो स्वहित में काम करता है, स्वहित में यानी कि अपना स्वार्थ देखता है, ठीक है, जनता का शोषण करता है, तो इसका राजतंत्र का भ्रष्ट रूप क्या है, तो वह है निरंकुश तंत्र। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है और आता है, अक्सर आता है। कुछ व्यक्तियों का शासन जो कि अमीर होते हैं उसको अरस्तु कहते हैं अभिजात वर्ग, ठीक है, या अभिजात तंत्र। तो वो बोलते हैं कि यदि अभिजात तंत्र लोगों के हित में कार्य करता है, ठीक है, तो वो अच्छा शासन है। लेकिन जब वो स्वहित में काम करे तो उसका विकृत रूप हो जाता है कुलीन तंत्र। ठीक है, कई व्यक्तियों का शासन, तो कई व्यक्तियों का शासन अगर सामान्य हित में हो, लोगों के हित में हो, तो पॉलिटी, राजनीति उसे वो बोलते हैं, मध्यम वर्ग के द्वारा ये होता है, तो वे बोलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी को सबसे अच्छा शासन मानते हैं। लेकिन जब वो स्वहित में काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तो वो हो जाता है लोकतंत्र, जिसमें कि कई अशिक्षित और गरीब लोग होते हैं। तो लोकतंत्र को वो क्या है, सबसे खराब शासन तंत्र बताता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे पूछ लिया कि अभिजात तंत्र का विकृत रूप क्या है, तो वह है कुलीन तंत्र, राजतंत्र का निरंकुश तंत्र, पॉलिटी का लोकतंत्र। तो ये आपने याद रखना है, 3 प्रकार की शासन प्रणाली, 3 इसके अच्छे रूप है और 3 इसके विकृत रूप है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। अरस्तु के अनुसार राजशाही सरकार का सबसे अच्छा रूप है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। राजनीति मध्यम मार्ग का शासन है जिसमें औसत संपत्ति और औसत ज्ञान है। अरस्तु के अनुसार राजनीति कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के बीच का स्वर्णिम माध्यम है। तो सबसे बेस्ट वो बोलते हैं पॉलिटी को, जो कि मध्यम वर्ग के द्वारा इसमें शामिल होते हैं। सबसे अच्छा रूप है शासन का पॉलिटी, और इसका विकृत रूप है तो उनके लिए लोकतंत्र भीड़ तंत्र है और राजनीति का सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप है। तो इसका जो विकृत रूप है वो है लोकतंत्र। तो ये हमने संविधान को पढ़ा, समझा अरस्तु के, ठीक है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्रांति का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार कोई भी परिवर्तन, बड़ा या छोटा, शांतिपूर्ण या हिंसक क्रांति है, ठीक है। अगर संविधान में चेंजिंग होती है, जैसे राजतंत्र से निरंकुश तंत्र होता है, तो उससे भी वो क्या है, क्रांति का रूप दे देते हैं। या संविधान में आपने छोटा मोटा परिवर्तन किया तो उसे भी वो क्रांति का रूप दे देते हैं। अरस्तु एक रूढ़िवादी है, तो ये तो हमने ऊपर ही क्लियर किया है ये कॉन्सेप्ट। और परिवर्तनों को लेकर आंशिकित है, ठीक है। वो परिवर्तन पर स्थिरता पसंद करते हैं, ठीक है। वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। क्रांति के सामान्य कारण, तो वो क्रांति के कारण बताते हैं कि क्यों होती है। एक तो फर्स्ट है इसका रीजन, आम कारण असमानता की भावना। जब लोगों में असमानता की भावना अधिक बढ़ जाती है तो उससे क्या है, क्रांति को जन्म देती है असमानता की भावना। शासक वर्ग के बीच भ्रष्टाचार जब अधिक हो जाता है तो उससे भी जनता में क्रांति आ जाती है शासक वर्ग के अगेंस्ट। विदेशियों का बहुत अधिक आगमन होना, ठीक है, तो उससे भी ये भी क्या है, क्रांति का संकेत है या कारण है। क्रांति को कैसे रोका जाए, उसके समाधान के लिए वो बताते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है, ठीक है। समय समय पर हमें क्या है, परिवर्तन भी करना जरूरी है, ठीक है। बड़ा परिवर्तन नहीं, छोटे छोटे परिवर्तन। अगर आपको लगे कि कुछ विकृतियाँ आ गई है शासन में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में, तो उसको हमने चेंज भी समय के अकॉर्डिंग कर लेना है। यह सुनिश्चित करना कि लोगों में अन्याय की भावना न हो, ठीक है। तो ये भी देखना शासक का काम है कि लोगों के अंदर क्या है, राजा के प्रति क्या है, द्वेष तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, या जो शासक है वो ज़्यादा अन्याय तो नहीं कर रहा लोगों के ऊपर, ठीक है। उनकी भावना को भी देखना समय समय पर, उससे भी क्या है, क्रांति को रोक सकते हैं। तीसरी है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना, तो उससे भी क्रांति रुक सकती है। राज्य के अंदर और बाहर आंदोलनों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, और यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक संतुलन बिगड़ ना जाए। तो ये हमने क्रांति के संबंध में अरस्तु के विचार देखे। अब हम अरस्तु की फेमस कोटेशन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले है, असमान रूप से समानता का व्यवहार करना अन्यायपूर्ण है, समान रूप से असमान व्यवहार करना भी उतना ही अन्यायपूर्ण है। तो ये समानता के संबंध में अब जब हमने समानता का सिद्धांत पढ़ा तो इसके संबंध में अरस्तु की कोटेशन है। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये कई बार एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। राजनीतिक का अधिकार स्वामी के अधिकार से अलग है, तो ये भी सही है। सही क्या है, ये अरस्तु की कोटेशन है, ठीक है। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है, तो ऊपर भी मैं बोल रहा था, तो वो बोलता है कि राज्य के बिना क्या है, मनुष्य जो राज्य के बिना रह सकता है वह या तो जानवर है या भगवान है, लेकिन वह आदमी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये राज्य के संबंध में, तो राज्य को बोलते हैं कि बहुत ही जरूरी है। राज्य सभी संघों में सर्वोच्च है।
राजनीति सरकार का सबसे अच्छा व्यवहारिक रूप है, कानून आवे के बिना एक कारण है। तो ये फेमस कोटेशन हमने देखी एरिस्टोटल की। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। ग्रीक शहर राज्यों के 158 संविधानों के अध्ययन के आधार पर अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की तुलना विधि की नींव रखी। ठीक है, पहले यथार्थवादी विचारक और एक व्यक्तिवादी अरस्तु की राजनीति ने पूरी पश्चिमी परंपरा के लिए एक नींव डालने के रूप में कार्य किया। तो एरिस्टोटल क्या है, यथार्थवादी थे, ठीक है, व्यवहारिक थे और व्यक्तिवादी थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने एरिस्टोटल को कवर किया इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो भी यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।